वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में देखिए, ये हमारा आखिरी वीडियो है दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत कालीन प्रशासन का ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद ये पूरा दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगा और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे मुगल साम्राज्य यानी कि बाबर से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत कालीन प्रशासन का आखिरी वीडियो। ये चौथा वीडियो होगा सल्तनत कालीन प्रशासन का और इसके बाद ये सल्तनत कालीन प्रशासन समाप्त हो जाएगा और पूरा दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत कालीन प्रशासन के वास्तुकला एवं स्थापत्य कला। तो दिल्ली सल्तनत के वास्तुकला एवं स्थापत्य कला की चर्चा करते हुए हम लोग कई प्रशासकों को देखते हैं जिन्होंने कई दुर्गों का निर्माण किया, कई किलाओं का निर्माण किया, कई प्रकार के मस्जिदों का, मकबरों का निर्माण किया। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद नामक एक मस्जिद का निर्माण किया। क्या नाम था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो भारत में निर्मित प्रथम मस्जिद था, तो भारत में निर्मित प्रथम मस्जिद कहलाता है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। उसका निर्माण किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में बना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 2.5 दिन का झोपड़ा, यह पहले एक सरस्वती का मंदिर था और बौद्ध मठ एवं संस्कृत विद्यालय भी था, इसमें चलता था। तो इस मस्जिद की दीवार पर विग्रह राज चतुर्थ द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक हरिकेली उत्कीर्ण है। यहाँ पहले बौद्ध मठ एवं संस्कृत विद्यालय था तथा सरस्वती का मंदिर था। तो ये इल्तुतमिश के वीडियो में हमने इसे डिटेल में बताया है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा, यह कुतुबुद्दीन ऐबक के वीडियो में हमने इसे बताया है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा यह मात्र 2.5 दिन में तैयार किया गया था। यह कहाँ पे है? अजमेर में। इस मस्जिद की दीवार पर विग्रह राज चतुर्थ द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक जिसका नाम हरिकेली है वह उत्कीर्ण है, लिखा गया है। यहाँ पहले बौद्ध मठ एवं संस्कृत विद्यालय था तथा सरस्वती का एक मंदिर था। ये याद रखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े नामक एक मस्जिद का निर्माण किया जो पहले बौद्ध मठ एवं संस्कृत विद्यालय था और वह एक सरस्वती का मंदिर भी था। और इस मस्जिद की दीवार पर विग्रह राज चतुर्थ द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक जिसका नाम है हरिकेली वह लिखा गया है, यानी कि उत्कीर्ण है। कुतुब मीनार की नींव दिल्ली में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव यानी कि जो पहला 5 मंजिला है कुतुब मीनार, उसका पहला जो मंजिला है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। यानी कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहां पे? दिल्ली में। अब हम लोग इल्तुतमिश पे आते हैं। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। ये हमने इल्तुतमिश के वीडियो में बताया है कि दूसरा, तीसरा और चौथा मंजिल वह इल्तुतमिश ने तैयार किया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? इल्तुतमिश ने। बाद में फिरोज शाह तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसमें कुछ योगदान दिया था। सुल्तानगढ़ी या नासिरुद्दीन अहमद का मकबरा। तो सुल्तानगढ़ी या नासिरुद्दीन अहमद का मकबरा, देखिए कुतुब मीनार में सिकंदर लोदी ने भी योगदान दिया था। हम लोग इसे चर्चा कर चुके हैं, आप लोग पिछले वीडियो में इल्तुतमिश के वीडियो में इसे देख सकते हैं। तो सुल्तानगढ़ी या नासिरुद्दीन अहमद का मकबरा भी इल्तुतमिश ने बनाया। कौन? सुल्तानगढ़ी का मकबरा या फिर उसी का नाम है नासिरुद्दीन अहमद का मकबरा। हौज ए शमसी बदायूं में स्थित है। हौज ए शमसी, उसका भी निर्माण इल्तुतमिश ने किया। तो इल्तुतमिश ने हौज ए शमसी का निर्माण किया, याद रखेंगे, जो कहां पे है? बदायूं में। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में।
तो इल्तुतमिश ने दिल्ली में एक इल्तुतमिश का मकबरा भी बनाया। स्क्रैच शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा इंपॉर्टेंट है। तो इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया स्क्रैच शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा है, याद रखेंगे। क्या नाम है? इल्तुतमिश का मकबरा जो दिल्ली में है, और यह स्क्रैच शैली में, स्क्रैच यानी कि खुरदरा, तो स्क्रैच शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा है। इसके बाद गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन ने बलबन का मकबरा बनाया। कहां पे? नई दिल्ली में। तो गयासुद्दीन बलबन ने नई दिल्ली में बलबन का मकबरा बनाया। यह जो बलबन का मकबरा था शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा था। तो गयासुद्दीन बलबन ने बलबन का मकबरा बनाया। कहां पे? नई दिल्ली में। और यह शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा किसने बनाया? गयासुद्दीन बलबन ने। कहां पे? नई दिल्ली में। उसका नाम क्या था? बलबन का मकबरा है, उसे बलबनी मकबरा भी कहते हैं। लाल महल दिल्ली में, तो दिल्ली का लाल महल किसने बनाया है? गयासुद्दीन बलबन ने, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली का लाल महल बलबन के द्वारा। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने कई महत्वपूर्ण चीजों का निर्माण करा, जैसे कि पहला अलाई दरवाजा। तो अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा कहां पे है? दिल्ली में। उसके बाद सीरी का किला, सीरी का किला कहां पे है? तो दिल्ली में। इसका भी निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने। सीरी का किला। हजार खंभा महल, हजार खंभा महल का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कहां पे कराया? दिल्ली में, याद रखेंगे। हौजे खास, हौजे खास का भी निर्माण कराया दिल्ली में। तो हौजे शमसी का निर्माण किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। यहां आम जन जुटा करते थे। और हौजे खास ये भी दिल्ली में है, इसका निर्माण कराया अलाउद्दीन खिलजी ने। यहां पे काफी जो खास लोग होते थे वे जुटा करते थे। तो हौजे खास दिल्ली में, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने। हौजे शमसी, इसका निर्माण इल्तुतमिश ने। यह बदायूं में था। जमाते खाना मस्जिद, यह दिल्ली में निर्माण कराया अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जमाते खाना नामक एक मस्जिद का निर्माण कराया। कहां पे? दिल्ली में, याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक पर। मोहम्मद बिन तुगलक ने जहां पनाह नगर की स्थापना की। कहां पे? दिल्ली के निकट, याद रखेंगे। तो दिल्ली के निकट जहां पनाह नगर की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। शेख निजामुद्दीन का मकबरा दिल्ली में। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने शेख निजामुद्दीन का मकबरा कहां पे बनाया? दिल्ली में। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शेख निजामुद्दीन का मकबरा बनाया गया दिल्ली में। 12 खंभा महल, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली में एक 12 खंभा महल का भी निर्माण किया गया। इसमें मात्र 12 खंभे ही हैं। तो दिल्ली में निर्माण किया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। उसका नाम क्या था? 12 खंभा महल। इसमें केवल 12 खंभे हैं। आदिलाबाद का किला, यह तुगलकाबाद में बनाया गया। तो तुगलकाबाद में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा आदिलाबाद किले का निर्माण किया गया, याद रखेंगे। आदिलाबाद का किला कहां पर निर्माण किया गया? तुगलकाबाद में। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अदीनाए मस्जिद, अदीना मस्जिद, यह पड़ुआ यानी कि बंगाल का एक इलाका है पड़ुआ, वहां पे बनाया गया। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सिकंदर शाह के द्वारा। तो अदीना मस्जिद कहां पे है? यह बंगाल के पंडुआ में है। और इसका निर्माण सिकंदर शाह के द्वारा हुआ। कब? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। उसके बाद अटाला मस्जिद, तो अटाला मस्जिद का निर्माण कहां पे हुआ? जौनपुर में,
याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा इसका निर्माण हुआ। कहां पे? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अटाला मस्जिद का भी निर्माण हुआ जौनपुर में। किसके द्वारा? इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा। अब हम लोग आते हैं फिरोज शाह तुगलक पर। तो फिरोज शाह तुगलक ने खाने जहां तेलंगानी का मकबरे का निर्माण किया। किसका? खाने जहां तेलंगानी का मकबरा। कहां पे? दिल्ली में। यह अष्टभुजीय मकबरा है। अष्टभुजीय मकबरा का मतलब होता है इसमें 8 भुजाएं हैं। तो खाने जहां तेलंगानी का मकबरा किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया। कहां पे? दिल्ली में। यह एक अष्टभुजीय मकबरा है, यानी कि इसमें 8 भुजाएं हैं। याद रखेंगे। खाने जहां का मकबरा कहां पे है? खाने जहां तेलंगानी का मकबरा दिल्ली में है। यह एक अष्टभुजीय मकबरा है। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया। फिरोज शाह कोटला दुर्ग एवं मैदान, दिल्ली। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एक फिरोज शाह कोटला नामक एक किले का निर्माण किया गया, दुर्ग का निर्माण किया गया। और एक फिरोज शाह कोटला मैदान का भी निर्माण किया। कहां पे? दिल्ली में। ये फिरोज शाह तुगलक के वीडियो में हमने इसे बता दिया है। खिड़की मस्जिद और बेगमपुरी मस्जिद, याद रखेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में खिड़की मस्जिद और बेगमपुरी मस्जिद का भी निर्माण किया। खिड़की मस्जिद और बेगमपुरी मस्जिद, याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं सिकंदर लोदी के बारे में। तो सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का मकबरा, याद रखेंगे। तो सिकंदर लोदी ने दिल्ली में एक बहलोल लोदी का मकबरा का निर्माण किया। बहलोल लोदी कौन था? सिकंदर लोदी का पिता था। तो अपने पिता के लिए एक मकबरे का निर्माण किया सिकंदर लोदी ने, जिसका नाम था बहलोल लोदी का मकबरा। कहां पे? दिल्ली में। छोटे खां तथा बड़े खां की समाधि, दिल्ली। तो छोटे खां तथा बड़े खां की समाधि भी बनाई दिल्ली में। किसने? सिकंदर लोदी ने। छोटे खां तथा बड़े खां की समाधि, याद रखेंगे, दिल्ली में। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा। ओठ का मस्जिद, दिल्ली। ओठ का मस्जिद यह एक मियां भुआ पर आधारित एक मस्जिद था। तो मियां भुआ जो थे एक प्रकार के न्यायाधीश थे जो सिकंदर लोदी ने बनाया था। तो मियां भुआ के लिए ओठ का मस्जिद बनाया। कहां पे? दिल्ली में, याद रखेंगे, सिकंदर लोदी ने। इसके बाद इब्राहिम लोदी ने सिकंदर का मकबरा बनाया। कहां पे? दिल्ली में। यह भी एक अष्टभुजीय मकबरा था, यानी कि इसमें 8 भुजाएं थी। याद रखेंगे, इब्राहिम लोदी ने एक अष्टभुजीय मकबरा जिसका नाम था सिकंदर का मकबरा, उसका निर्माण किया। तो इब्राहिम लोदी के द्वारा निर्मित एक मकबरा था सिकंदर का मकबरा, जो एक अष्टभुजीय मकबरा था। कहां पे बनाया गया? दिल्ली में। तो ये तो था हमारे वास्तुकला एवं स्थापत्य के बारे में। अब कुछ अन्य तथ्य है, इसके बाद हम लोग पूरा सल्तनत काल समाप्त करेंगे। तो कुछ अन्य तथ्यों में देखें कि सुल्तान की अस्थाई सेना खास खेल कहलाती थी। इंपॉर्टेंट है, आया हुआ टॉपिक है कि जो दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान का सेना होता था उसे क्या कहते थे? खास खेल। याद रखेंगे, सुल्तान की अस्थाई सेना, जो सेना अस्थाई होती थी उसे सुल्तान के समय क्या कहलाता था? खास खेल। तो सुल्तान की अस्थाई सेना खास खेल कहलाती थी। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया। चूंकि मंगोल आक्रमणकारियों ने सैन्य व्यवस्था को चलाने के लिए दशमलव प्रणाली का विकास किया था, तो दिल्ली सल्तनत काल में भी उसी सैन्य प्रणाली, दशमलव कालीन सैन्य प्रणाली को अपनाया गया। तो मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया। याद रखेंगे, सल्तनत काल में
बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक या अर्राद कहा जाता था। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहा जाता था? मंगलिक या अर्राद। तो सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंका जाता था और उस मशीन को मंगलिक या अर्राद कहा जाता था। मंगलिक या अर्राद, यह बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन थी। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया, जबकि फिरोज शाह तुगलक ने इसे पुनः प्रारंभ किया। तो याद रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था, जबकि फिरोज शाह तुगलक ने इसे पुनः प्रारंभ करवाया। याद रखेंगे, ये हमने पिछले वीडियो में बता चुका है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रणाली को समाप्त किया, जबकि फिरोज शाह तुगलक ने इस इक्ता प्रणाली को पुनः प्रारंभ करवा दिया। सल्तनत काल में अच्छे नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे, जबकि हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। याद रखेंगे कि जो सल्तनत काल में अच्छे नस्ल के घोड़े होते थे वे कहां से आते थे? तुर्की से, अरब से एवं रूस से, जबकि हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। कि सल्तनत काल में जो अच्छे नस्ल के घोड़े होते थे उन्हें तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे, जबकि जो अच्छे नस्ल के हाथी होते थे उन्हें बंगाल से मंगाया जाता था। सल्तनत काल में भवन निर्माण में भी अन्य स्थानों की तरह परिवर्तन दिखाई पड़ता है। तो भवन के निर्माण में भी प्राचीन सभ्यता की तरह यह इसमें परिवर्तन दिखाई पड़ता है। याद रखेंगे, तुर्कों ने भवन स्थापत्य कला में कई नए तत्वों को जोड़ा। तो तुर्कों ने भवन स्थापत्य कला में कई नए तत्वों को जोड़ा, जैसे कि गुंबज बनाने की प्रथा, उसके बाद मेहराब बनाने की प्रथा, इन सभी का विकास किसने किया? सल्तनत काल में हुआ। तो तुर्कों ने भवन स्थापत्य कला में कई नए तत्वों को जोड़ा। तुर्कों ने जुड़ाई कार्य में सुर्खी एवं चने के प्रयोग को बढ़ावा दी। तो जो ईंट की जुड़ाई होती थी, वह जो जुड़ाई होती थी उसके लिए सुर्खी एवं चने का इस्तेमाल करते थे। तो तुर्कों ने जुड़ाई कार्य में सुर्खी एवं चने के प्रयोग को बढ़ावा दिया। सुर्खी यानी कि जिसे छोवा कहते हैं। तो सुर्खी एवं चने के प्रयोग को बढ़ावा कहाँ मिला? जुड़ाई कार्य में तो तुर्कों ने दिया। याद रखेंगे कि तुर्कों ने जुड़ाई कार्य में सुर्खी एवं चने के प्रयोग को बढ़ावा दिया। प्राचीन भारत में कुषाणों ने सुर्खी एवं चने का इस्तेमाल ज्यादातर किया। फिर बाद में जुड़ाई में यह ज्यादातर नदारत था। तो सुर्खी एवं चने का इस्तेमाल जुड़ाई कार्य के लिए सबसे ज्यादा प्राचीन भारत में किसने किया? कुषाणों ने। पर बाद में यह जो सुर्खी एवं चने के द्वारा जुड़ाई कार्यक्रम था यह बाद में नदारद हो गया, यानी कि गायब हो गया। तो सुर्खी एवं चने के द्वारा जुड़ाई कार्य में जो इस्तेमाल होता था सबसे ज्यादा किसने किया? प्राचीन भारत में कुषाणों ने। बाद में इसका इस्तेमाल लगभग बंद हो गया। प्राचीन भारत में हिंदू स्थापत्य प्रणाली में सहतीर तथा बीम पर जोर दिया जाता था तथा छत सपाट होते थे। कि जो प्राचीन भारत में हिंदू स्थापत्य कला था वहां पे सहतीर तथा बीम का मतलब होता है जिस पर घर खड़ा होता है। तो बीम पर जोर दिया जाता था तथा छत जो होते थे वे सपाट होते थे। याद रखेंगे कि प्राचीन भारत में हिंदू स्थापत्य प्रणाली में सहतीर यानी कि पाया तथा बीम पर जोर दिया जाता था तथा छत कैसे होते थे? सपाट होते थे। याद रखेंगे। तुर्कों ने जरूरत के हिसाब से हिंदू प्राचीन प्रणाली को भी अपनाया। इस प्रकार स्थापत्य में हिंदू मुस्लिम तत्वों के मिलने से एक नई मिश्रित शैली बनी जिसे कलाविद गडो इस्लामिक स्थापत्य शैली कहते हैं। यह काफी इंपॉर्टेंट है। तुर्कों ने जरूरत के हिसाब से
हिंदू प्राचीन प्रणाली को भी अपनाया। तो जब जरूरत पड़ा तुर्कों को तो हिंदू स्थापत्य प्रणाली को भी उसने अपनाया। इस प्रकार स्थापत्य में हिंदू मुस्लिम तत्वों के मिलने से एक नई मिश्रित शैली बनी। तो हिंदू और मुसलमानों के जो स्थापत्य शैली का मिश्रण हुआ तो उससे एक नई मिश्रित शैली का निर्माण हुआ, जिसे क्या कहा गया? कलाविद दडो इस्लामिक स्थापत्य शैली। क्या कहा गया? कलाविद दडो इस्लामिक स्थापत्य शैली। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कलाविद दडो इस्लामिक स्थापत्य शैली। तुर्कों ने भारत में स्थापत्य के कई नए तत्वों जैसे कि मेहराब, गुंबद, मीनार, कलात्मक नक्काशी, पत्थर की जालियां आदि प्रस्तुत की। तो तुर्कों ने भारत में स्थापत्य के कई नए तत्वों जैसे कि मेहराब, हमने बताया था कि मेहराब जो होता है घर के दरवाजे के बाहर इस तरह की आकृति, और गुंबद जो होती थी, गुंबद इस प्रकार के छत के ऊपर बनाया रहता था। तो कई प्रकार के आज हम लोग महलों में देखेंगे तो गुंबद और मेहराब देखने को मिलेगा। यह इस्लामिक स्थापत्य कला का एक बहुत ही उत्कृष्ट नमूना है। तो तुर्कों ने भारत में स्थापत्य के कई नए तत्वों जैसे कि मेहराब, गुंबद, मीनार, कलात्मक नक्काशी, पत्थर की जालियां आदि प्रस्तुत की। तो ये तो था हमारा मध्यकालीन भारत के इतिहास का दिल्ली सल्तनत कालीन प्रशासन, और इस प्रकार हमारा पूरा दिल्ली सल्तनत यहीं पर होता है समाप्त। और अगले वीडियो से हम लोग प्रारंभ करेंगे मुगल साम्राज्य को। तो एक बार इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करते रहें, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए